चतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे रागादिरोगाः सहजाः समूला येनाशु सर्वे जगतोऽप्यपास्ताः तमेकवैद्यं शिरसा नमामि वैद्यागमज्ञांश्च पितामहादि नमस्ते. Are you able to see my screen? नागे ना असं काहीतरी झालं. Yes sir. Okay. मैं तिकडे बसूया आतमध्ये. ठीक है, मैं रूम चेंज करता हूँ. जस्ट हे काढलंस पण त्याची काय सवय. अवलंबक क्लेदक बोधक तर्पक श्लेषकत्व भेद ही श्लेष्मा स तु उरस्थः स्ववीर्येण त्रिकस्य अन्नवीर्येण च सह हृदयस्य च शेषाणां श्लेष्मस्थानानां तत्रस्थ एव उदककर्मणा अवलंबनात् अवलंबकः इत्युच्यते. तो अवलंबक क्लेदक बोधक तर्पक श्लेषकत्व भेदे ही, इन भेदों से कफ 5 प्रकार का है. सतु उरस्थः वो जो उरस्थ में रहने वाला है, स्ववीर्येण खुद के वीर्य से, त्रिकस्य और अन्नवीर्येण च सह हृदयस्य च, और अन्नवीर्य से भी हृदय का, शेषाणाम च श्लेष्मस्थानानां, और बाकी जो कफस्थान है उनका तत्रस्थ एव उदक कर्मणा अवलंबनात् अवलंबकः इत्युच्यते. बाकी जो कफस्थान है उनका भी उदक कर्म से अवलंबन करने के वजह से
अवलंबक इस प्रकार का कहा जाता है। आमाशय स्थित अंधसंघात क्लेदनात् क्लेदकः, जो आमाशय में स्थित है वो अंधसंघात क्लेदन करने के हिसाब से क्लेदक कहते हैं। रसनास्था सम्यक रसबोधनात् बोधकः, रसना में स्थित जो है वो सम्यक रसबोधन के जरिए बोधक कहलाता है। शिरस्था चक्षुरादि इंद्रिय तर्पण तर्पणः, और शिरस्थ जो है वो चक्षुरादि इंद्रिय तर्पण तर्पण होने के कारण तर्पक कहता है। प्रवस्था अस्थि संश्लेषण श्लेषक है। प्रवस्थ जो है वो अस्थि संश्लेषण के कारण श्लेषक कहलाता है। अवलंबकादयः पंचश्लेष्म भेदाः सतुश्लेष्मा उरस्थः सत्रिकस्य बाहुगृहांस योगस्य हृदयस्य च उदककर्मणा तर्पणपूर्णाद्याख्येन अवलंबनात् अवलंबक शब्देन उच्यते। सो त्रिका का मतलब यहाँ ग्रीवा अंश इनका योग ये बतलाया है। तो कुछ लोग ये भी लेते हैं और कुछ लोग चार्जर बैटरी लो, ओके। चार्जर घेते तिकडचं, बॅटरी लो खरं पूर्ण नाही आहे पण तरी नंतर लक्षात नाही राहायचं आणि इकडे लावून टाक्या बसून। तो त्रिका का जो नॉर्मल मतलब होता है वो सैक्रम के यहाँ है, और वो भी कुछ लेते हैं और कुछ ये इस प्रकार से बाहुग्रीवा अंश ये जो है ये लेते हैं। और उदक कर्मणा ये इसमें ज्यादा है कि उदक कर्म से अवलंबनात् अवलंबक शब्देन उच्यते, अवलंबन करने वाला होने के जरिए अवलंबक शब्द से उसको कहते हैं। तो ऑन केलं स त्रिकस्य स्ववीर्येण प्रभावेन एव अवलंबनं करोति, हृदयस्य पुनः अन्न प्रभाव सहितेन स्वभावेन। हृदय का जो है वो अन्न प्रभाव सहित स्ववीर्य ये तेन एतदुक्तं भवति। हृदयस्य अवलंबने अपि अवलंबने अन्नबलम् अपेक्षते, स्वल्पया अपि अन्नहान्या हृदयावलंबनं कर्तुं न शक्नोति इत्यर्थः। हृदय का अवलंबन करने के लिए अन्न बल की उसको अपेक्षा है। थोड़ा भी अन्न कम हो जाता है तो हृदयावलंबन नहीं पॉसिबल होता है। शेषाणां कंठादीनां श्लेष्मस्थानानां अवलंबनात् अवलंबकः स एव श्लेष्मा आमाशयस्थः अन्नसंघातस्य क्लेदनात् क्लेदकसंज्ञः, रसनास्थः जिह्वास्थः सम्यक् स्फुटं रसबोधनात् बोधकसंज्ञः, शिरस्थः इन्द्रियाणां तर्पणात् तर्पकः, पर्वस्थः अस्य सन्धिस्थः द्वयोः अस्नोः सन्धिश्लेषणात् श्लेषकसंज्ञः। तो इसमें दो चीजें है कि उदक कर्मणा कफ में पृथ्वी और वायु दोनों है, सॉरी पृथ्वी और जल दोनों है, लेकिन उदक कर्म जो है उसका वो उसमें अहम है या महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। और उससे त्रिका का हृदय का या बाकी कफस्थानों का अवलंबन करता है।
तो इसीलिए शायद जल महाभूत के परिणमन के हिसाब से अलग उदक व स्रोतस बताया, ऐसा होगा। और अन्न प्रभाव ये भी इसमें है, स्वरूप और अन्न प्रभाव इससे। तो इस बात से इसको पुष्टि मिलती है कि डायरेक्टली सीधे आहार से कफ पित्त वायु ये निर्माण होते हैं। जो अवस्था पाक में दोषों का निर्माण होता है नहीं होता है वगैरह वगैरह, इसके बारे में जो संदेह रहते हैं, उसके बारे में एक भी पुष्टिकारक सूत्र है कि अन्नवीर्याच, अन्नवीर्य से हृदय का अवलंबन इस प्रकार का करता है। और यहाँ जो टीकाकार बतलाते हैं कि थोड़ी भी अन्न हानि होती है तो हृदयावलंबन होता नहीं है, इस प्रकार का। इसमें सिर्फ ये रसबोधनात् बोधक संज्ञा यही थोड़ा सा अलग है। क्योंकि बोधन ये वास्तव में वायु का कार्य इस प्रकार का है। शायद रस ये जल महाभूत का ही विषय होने के वजह से उसके बोधन में जल महाभूत की आवश्यकता है या कफ की आवश्यकता है, ऐसा होता होगा। और बाकी जहां जहां संश्लेषण अभिप्रेत है उन सभी जगह पर इसकी उपस्थिति आवश्यक है कफ की। और उस हिसाब से उरस्थान में, आमाशय में, ये दर्पक शिर में है या फिर अस्थि संधि में श्लेषक है, ये सब आवश्यक है। और वैसे वायु की गति जहां पे होगी उन सभी स्थानों में फ्रिक्शन अवॉइड करने के लिए संश्लेषण की आवश्यकता रहेगी। तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी होगा कि कफ उन स्थानों पर बना रहे। एवं अमीषु स्थानेषु भूयिष्ठम अविकृताः सकल शरीर व्यापिनोऽपि वातपित्तश्लेष्माणो वर्तन्ते। तो बाहुग्रीवा आणि अंश ये जो लेते हैं, नहीं तो ये स्टर्नम लेते थे, लेकिन अंश का अगर निर्देश है तो पीछे वाला कुछ होगा, ऐसा है। बताना थोड़ा मुश्किल है। ते आहे स्पृष्ठातलं तर आहे, त्याच्यात अडचणीचा मुद्दा नाही है। पर जो यहाँ उरस्थान में जो बात बताई है बाहुग्रीवा अंश इस प्रकार का, वो अगर पीछे से देखे तो ही कुछ पता लगेगा, नहीं तो मैंने जब सुना था तो वो स्टर्नम और क्लेविकल इसको त्रिक, दो क्लेविकल और स्टर्नम इसको त्रिक कहा गया था। टीकाकार के मत के अनुसार ये बात दिमाग में बैठती नहीं है, तो शायद उसके बारे में थोड़ा सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। और उसका मतलब क्या है ये भी एक समझने की चीज है कि इस त्रिक का अवलंबन कफ करता है, उसका आधारभूत कफ होता है इस प्रकार से। तो ये भी अभी पूरी तरीके से दिमाग में बैठा नहीं है कि क्या, वही मैं बता रहा उलझन वाली बात है।
ग्रीवा और मन्या में अंतर क्या है, ये भी एक समझने के लिए। ग्रीवास्तंभ और मन्यास्तंभ दोनों आते हैं, और वहां टीकाकर ने कुछ किया है क्या? तो शायद उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, ग्रीवा और मन्या इसमें क्या अंतर करते हैं। मन्या का पृष्ठभाग से ज्यादा संबंध है, ये निश्चित है। ग्रीवा का आगे से लेके लेके लेते हैं, लेकिन फिर अंश का कैसे जोड़ेंगे उसके साथ ये काफी मुश्किल वाली बात है। तो मैंने भी ज्यादा सोचा नहीं है इसके बारे में कि क्या हो सकता है। तो सकल शरीर व्यापिनोपि वातपित्त श्लेष्माणा, पूरे शरीर को व्यापने वाले भी वात पित्त कफ दोष भूयिष्ठम अविकृता एवं अमीषु स्थानेषु वर्तन्ते। अविकृत जो है वो इन स्थानों में ज्यादातर रहते हैं। तेषां वृद्धि हेतु वक्षते निदानेषु, तो निदान में उनके वृद्धि के कारण बताएंगे। सामान्यतः वृद्धि क्षय लक्षण मुक्तम पूर्वाध्याय, वृद्धि क्षय लक्षण पहले अध्याय, इसके पहले अध्याय में बताए गए हैं। वृद्धि ही द्वेधा क्षय प्रकोप भेदेन, तो वृद्धि दो प्रकार की है, क्षय और प्रकोप भेद से। तत्र उष्णवगुणोपहिताः रूक्षादयो वायोः संचयम् आपादयन्ति, उष्ण गुण से युक्त रूक्षादि गुण वायु का संचय करते हैं। शीत गुणोपहित रूक्षादि गुण वात का प्रकोप करते हैं। उष्ण गुणोपसहिता स्निग्धादया प्रशमन, और उष्ण गुण से युक्त स्निग्धादि प्रशम करते हैं। शीत गुणोपहिता तीक्ष्णादया पित्तस्य चयन, शीत गुण से युक्त तीक्ष्णादि पित्त का चय करते हैं। उष्ण गुणोपहिता कोपम, उष्ण गुण से कोप वही गुण। और शीत गुणोपहिता मंदादया प्रशमन, शीत गुण से युक्त मंदादि प्रशम करते हैं। शीत गुणोपहिता स्निग्धादया कफस्य चयन, शीत गुणोपहित स्निग्धादि कफ का चय करते हैं। उष्ण गुणोपहिता कोपम, उष्ण से कोपम। धातु रुक्षादया प्रशमन, और रुक्षादि जो है वो प्रशम करने वाले इस प्रकार के हैं। इत्यमेमनेन प्रकारेण अमीषु स्थानेषु अविकृता वातादयः वर्तन्ते, सकल शरीर व्यापिनोऽपि अत्र सातिशयाः। तेषां तु वातादीनां रोगविशेषकर्तृत्वे यो वृद्धिहेतुः स यथा एतं ज्वरनिदानं वक्ष्यते, अत एव सामान्यतो रोगविशेष अनपेक्षया यद् वृद्धिलक्षणं तत् पूर्वाध्याये दोषादिविज्ञानीये उक्तम्। तो रोग विशेष कर्तृत्व में जो वृद्धि के कारण है वो निदान स्थान में बताए गए, और सामान्य जो रोग विशेष अनपेक्ष इस प्रकार का वृद्धि लक्षण है वो पहले दोषादि विज्ञानीय में कहा गया है। अलग बात कही गई है। मेरे ख्याल में दोषाधिकार और वैद्याधिकार ये दो चीजें हैं जो मैंने एक प्रकृति समसमवाय के बारे में एक लेख लिखा था और शायद 15-20 बरस पहले आयुर्वेद पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। तो उसमें मैंने एक थोड़ा सा जिक्र किया था वाग्भट के ज्वर निदान के आधार पर। ज्वर संसर्ग जो पिच यथा स्वलिंग संसर्ग, ज्वर संसर्ग जहां अपने लक्षणों के संसर्ग से संसर्ग ज्वर कहलाता है। अपिच शिरोरति मूर्छा वमिदा मोह वगैरह वगैरह जो बताया गया है वातपित्त ज्वराकृति। तो जो अपिच वाला जो है वो विकृति विक्षम समवाय से आरब्ध है, ऐसा टीकाकार ने स्पष्ट किया है। तो दोष जब इकट्ठा आते हैं तो वो एक दूसरे को अनुकूल रहते हुए जो निर्माण करते हैं वो प्रकृति समवाय आरब्ध है।
और जो कुछ विपरीत ऐसा कुछ करता है वो विकृति विषमय समवायावृद्ध इस प्रकार का है। और उसमें हुआ था ऐसे कि चरक में महारोगाध्याय 19वां बताया गया है और उसमें रोगों की सिर्फ संख्या संप्राप्ति बताई है। यह खलु अष्टौ ज्वराः पंच पांडुरोगाः पंचकासाः पंचगुल्माः वगैरह। तो मुझे आश्चर्य हुआ था कि चरक जैसा ग्रंथकार केवल संख्या संप्राप्ति बताने के लिए इस प्रकार का एक अध्याय लिखता है जिसमें केवल संख्या संप्राप्ति बताई गई है। वास्तव में जब हम ज्वरों में जाते हैं तो अष्टौ ज्वरा यहाँ वहां तो वो प्रतीत होता ही है। तो एक पूरा अध्याय उसके लिए लिखने की क्या आवश्यकता है। और फिर ये महसूस हुआ कि दोषाधिकार और वैधाधिकार ये दो अलग चीजें हैं। और माधव निदान मधुकोश टीका में एक वाक्य आता है, तदेव व्यक्तता यातम रूपमित्यभिधीयते। इसके सूत्र पर पहला ही वाक्य ऐसा है, यद्यपि पूर्व रूपानंतरम संप्राप्तिर्भवति। वास्तव में इसके बाद संप्राप्ति का वर्णन होना चाहिए था। संप्राप्ति का मतलब यहाँ व्याधि जन्म इस प्रकार का है। तो पूर्व रूप के बाद व्याधि जन्म के हिसाब से संप्राप्ति का वर्णन होना चाहिए था और फिर बाद में तथाविध दोष दुष्ट समूर्छना अवस्था विशेषो ज्वरादि रूपो व्याधि तत्कार्याश्च अरुचार्य। तो अरुचि वगैरह उसके जो लक्षण है उसके कार्य है उसके बाद में आने चाहिए। तो इसका मतलब ये साफ हुआ कि स्थान संश्रयण क्रुद्ध भावी व्याधि प्रबोधकम दोषा कुर्वन्ति यल्लिंगम पूर्व रूपम तदुच्यते। स्थान संश्रय की अवस्था तक जो लक्षण है वो दोष निर्मित है। दोषा कुर्वन्ति यल्लिंगम पूर्व रूपम तदुच्यते। और फिर पूर्व रूप के बाद संप्राप्ति होती है, व्याधि का जन्म होता है और फिर जो लक्षण उत्पन्न होते हैं व्याधि के लक्षण व्याधि के कार्य के रूप में आते हैं। तो वहां से व्याधिधिकार शुरू होता है। इसका मतलब ये रहा कि उस अवस्था में अगर हम पहुंच जाते हैं तो व्याधि की चिकित्सा करनी है। व्याधि का चिकित्सा सूत्र वहां पे लागू होगा। व्याधि की चिकित्सा हो जाने के बाद कदाचित दोष निवृत्त होंगे, कदाचित नहीं होंगे। दोषः स्वतः क्रियांतरेण वा निवर्तते। ये भी माधव निदान मधुकोश में कहा गया है कि स्वतः निवृत्त होता है या क्रियांतर से निवृत्त इस प्रकार का होता है। और उसके वजह से उसकी अलगता से चिकित्सा करनी पड़ेगी या नहीं भी करनी पड़ेगी, तो वो फिर दोषाधिकार है। तो व्याधि जब मिट जाएगा तो व्याधिधिकार खत्म हो जाएगा, फिर दोषाधिकार से काम लेना पड़ेगा। और दोषाधिकार जब तक चालू रहेगा तब तक दोष के अनुसार उसकी चिकित्सा करनी है। तो प्रागरूपेषु ज्वरादौ वा बलं यत्नेन पालयन् आमाशयस्थ हत्वाग्निं सामो मार्गान् पिधाय विदधाति जन दोषः तस्मात् कुर्वीत लंघनम्। इसमें महत्व दिया है वो दोष को दिया है। प्रागरूपेषु उसमें तो दोष का ही प्राधान्य है, लेकिन ज्वरादौ वा ज्वर के शुरू में भी साम दोष है, इसके पाचन के लिए लंघन करना चाहिए, ऐसा निर्देश वहां पे आया है। तो इसी के जरिए सत्कार्यवाद और आरंभवाद का एक मेल त्रिदोष सिद्धांत में है। वास्तव में कार्यम सत उत्पत्ति है पूर्वम। उत्पन्न होने से भी पूर्व कारण कार्य सत है, कारण में स्थित रहता है वो, ऐसा सत्कार्यवाद है। असत कारणात् उपादान कारणात् सर्वसंभव भावात् शक्त से शक्य कारणात् कारण भावाच्च सत्कार्य, ये जो कारिका है उसके आधार पर। तो सभी रोग रूपी कार्य दोष कारण में सत है, उनका अस्तित्व है, ये सत्कार्यवाद है।
चाहे ज्वर हो, रक्तपित्त हो, कास हो, कैंसर हो या एड्स हो या और कुछ हो, ये सभी कार्य दोष में स्थित है और उनका आविर्भाव विशिष्ट स्थिति में होता है। दोष दूष्य वगैरह जब इकट्ठा आ जाते हैं तो विशेष प्रकार से आविर्भाव हो जाए तो उसको हम प्रव्यक्त रूप में किसी रोग के बार के जरिए समझते हैं। और वो वास्तव में दोषों की ही एक परिणत अवस्था है। इसलिए दोषाय वै सर्वेषां रोगाणाम एक कारणम यथा पक्षी परिपतन सर्वोत सर्वमुख्य छाया मत्येति नात्मीयाम यथा वा कृष्णमुक्त्यतः विकार जातम विविधं त्रीन गुणान नाति वर्तते तथा स्वधातु वैषम्य निमित्तम अपि सर्वदा विकार जातम त्रीन दोषान। स्वधातु वैषम्य निमित्त जो भी कुछ है विकार जात वो उसके बगैर हो नहीं सकता और ये सत्कार्यवाद है वास्तव में। सिर्फ सत्कार्यवाद से अगर काम हो जाता तो अलग चीज होती, तो आयुर्वेद बहुत आसान हो जाता। हमें कुछ देखना ही है नहीं है, दोष के लक्षण क्या है ये सिर्फ देखना है। और फिर दोष के आधार पर उसके कारण क्या है, उसका स्थान क्या है, उसके गुण कौन से है, इसके आधार पर चिकित्सा करनी है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। तो इतने सब रोग बिग बताने की कोई जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ इसी के आधार पर बात हो जाती थी तो आयुर्वेद बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता, आसान हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। जब दोष रोगों में परिवर्तित होते हैं तो सत्कार्यवाद होने के बावजूद भी व्याधि की अलगता है, विशेषता है। और उसके जरिए जब व्याधिधिकार शुरू होता है तो व्याधिधिकार का विस्तार से वर्णन ग्रंथों में आया है, चाहे ज्वर हो, रक्तपित्त हो, कास हो। और उसके अपनी अपनी अलगता है। प्रतिमार्गंच हरणम रक्तपित्त विधीयते, ये रक्तपित्त की खासियत इस प्रकार की होगी। प्रमेह दुर्ल्य दुष्यता, ये प्रमेह की खासियत होगी। या रक्तपित्त में भी पित्त का प्राधान्य होने के बावजूद स्नेहपान का निषेध है शुरू की अवस्था में, रूक्षण ही करना चाहिए। ये रक्तपित्त की विशेषता इस प्रकार की है। तो जब हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि विशिष्ट व्याधि है तो उस व्याधि का चिकित्सा सूत्र क्या है, उसकी अवस्थाएं क्या है या उसके प्रकार क्या है, ये सब ध्यान में रखकर उसके अनुसार चिकित्सा करनी है। और ये आरंभवाद है, कार्य कारण से अलग है। न्याय वैशेषिक और सांख्य में बहुत तरीके से बहस चली है। वैशेषिक बोलते थे कि अगर तंतुओं में पट स्थित है तो तंतु ही ओढ़ ले शरीर पर, पट बनाने की क्या आवश्यकता है, उसमें तो पट है ही आपके हिसाब से। तो चावल कच्चे ही खा ले, चावल पकाने की क्या जरूरत है, उसमें तो ओदन है। उस आपके हिसाब से कार्य जो है वो कारण में स्थित है इस प्रकार का। और फिर नैयायिक सांख्य बोलते थे कि हाँ अगर आरंभवाद है तो ओदन बनाने के लिए आप चावल ही क्यों लेते हैं, मिट्टी क्यों नहीं लेते, वगैरह वगैरह। कार्य कारण संबंध किस प्रकार का है इसके बारे में ये बहस सभी है। तो मूल रूप से हमने सत्कार्यवाद को स्वीकृत किया है, दोषाय वै सर्वेषां रोगाणाम एक कारणम, इस प्रकार से। लेकिन सिर्फ उसके ऊपर निर्भर नहीं रहे हैं। जब एक परिणति एक विशिष्ट अवस्था तक पहुंच जाती है तो उसको दूसरा नामाभिधान प्राप्त हो जाता है। वो सिर्फ वात प्रकोप नहीं रहा, वात प्रकोप के जरिए ज्वर हुआ है और वातज ज्वर है, ऐसा कुछ है इस प्रकार का। तो अभी सिर्फ वात की चिकित्सा होने से काम नहीं चलेगा, ज्वर का चिकित्सा सूत्र वहां पे लागू करना पड़ेगा।
और इसीलिए युगानुरूप संदर्भ इस प्रकार के संहिताओं की निर्माण की आवश्यकता है, क्योंकि रोगों का स्वरूप बदलता जाता है, कारण बदलते जाते हैं। तो ये इस रोग की निर्मित कैसी हुई है, इस बात को ध्यान में रखते हुए उसके चिकित्सा सूत्र के बारे में सोचना पड़ेगा। नहीं तो जैसे मैंने बताया, आयुर्वेद बहुत आसान हो जाता था। दिक्कत सिर्फ दोषोपक्रमणीय अध्याय भली भांति अगर हम समझ लेते तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। कौन सा भी रोग हो, दोष को देखो और दोष के अनुसार चिकित्सा करो, बाकी कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता है ही नहीं इस प्रकार से। किंतु वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है, ये चीज अहम है। और ये दो चीजें अलग है, इसलिए ये परस्पर विभिन्न सिद्धांत, सत्कार्यवाद और आरंभवाद, इन दोनों का सम्मिश्रण त्रिदोष सिद्धांत में है। और आगे चलकर नए विकारों के बारे में फिर से सत्कार्यवाद का आश्रय लेना पड़ता है। सैव कुपितो दोषा समुत्थान विशेषता स्थानांतराणि च प्राप्य विकारं कुरुते बहुं तस्माद् विकार प्रकृति अधिष्ठानांतराणि च बुद्ध्वा हेतु विशेषांश शीघ्रं कुर्यात् उपक्रम। तो नए रोगों के बारे में दोषों के अनुसार ही सोचना है और उसके आधार पर ही उनकी चिकित्सा बनी रहेगी, ऐसा थोड़ा सा है। तो ये अजीब बात है। हाँ, तो इसलिए महारोगाध्याय में संख्या संप्राप्ति जब बताते हैं, अष्टौ ज्वरा पंच पांडुरोगा पंच कासा वगैरह वगैरह, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा निदान ज्वर यही सुनिश्चित रूप में है तो वो 8 प्रकारों के आगे नहीं जाएगी। ये सुनिश्चित होगा कि 8 प्रकारों में से ही वो कोई होगा। तो हमारे लिए सोचने के लिए वो एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। तो जहां तक ग्रंथोक्त निदान रहेगा वहां तक हमें आसानी है थोड़ी सी। लेकिन अगर ग्रंथों के परे निदान है, जो रोग सामने आया है, जो मरीज सामने आया है, उसके रोग के बारे में अगर हम भली भांति सोच नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये दिक्कत वाली बात होगी। जैसे कि मैं कैंसर की बात कर रहा हूं, तो कैंसर का नया रोग अगर हमें उसके बारे में सोचना है, तो एक ही रोग है या अनेक रोग है, फिर उसके कारण क्या है, उसके पूर्व रूप क्या है, रूप क्या है, संप्राप्ति कैसी होती है, साध्य साध्यत्व किस प्रकार से होता है, उपशय अनुपशय क्या है, प्रकार क्या है, अवस्थाएं क्या है, इस सभी के बारे में बताना पड़ेगा। और ऐसे सभी रोगों के बारे में समझ पाना रोगानुरूप, यह आवश्यकता पड़ती रहेगी, निरंतर होती रहेगी। इसलिए कालानुरूप संहिताओं का निर्माण आवश्यक रहेगा, जो आमवात या आम्लपित्त या फिरंगोपनोष वगैरह रोगों के बारे में जो किया गया है प्रयास, उसी हिसाब से। और जैसा कि आर्ष ग्रंथों में इसके बारे में कोई संदेह नहीं है, आप्तवाक्य है, आगे वाले ग्रंथों के बारे में ये सोचना पड़ेगा कि कैसा आप्तत्व रहेगा नहीं रहेगा उसके बारे में। तो ये दिक्कत वाला मामला है। और ऐसी स्थिति में किस प्रकार के बारे में किस प्रकार से इसमें सोचे, ये एक अलग चीज है। तो जो पूर्व अध्याय में जो बताए गए संसर्ग वेदनम वगैरह वगैरह, या इस अध्याय में आगे आएंगे शायद, लेकिन जो बात के बारे में वगैरह जो बताया गया,
वो दोषों के लक्षण है, ज्वरादि निरपेक्ष है। और ज्वरादि सापेक्ष होने पर किस प्रकार के लक्षण होंगे? सभी रोगों में दोषों के सभी लक्षण दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है। कुछ लक्षण दिखाई देंगे इस प्रकार से। उसकी संप्राप्ति जिस प्रकार से होती है उसके आधार पर ये सुनिश्चित होता रहेगा। और इसलिए जब हम कार्यकारण भाव की बात करते हैं, ये एक अहम चीज है शास्त्र के हिसाब से। अभी फिलहाल जो बोलबाला है आयुर्वेद शास्त्र है या नहीं है इसके बारे में, और मॉडर्न की परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद का शास्त्रीय प्रसिद्ध होना है इस प्रकार का। तो शास्त्र किसको मानते हैं? और उसमें ये सत्कार्यवाद और आरंभवाद का रोल किस प्रकार का होता है? और कुछ अन्य ही बन जाता है उसके आधार पर, जो कारणों से अलग है, एक अलग एंटिटी के रूप में उसको समझना चाहिए। और फिर उसकी चिकित्सा अलगता से होनी है। बाद में फिर हम दोषों के ऊपर उतर सकते हैं, ऐसा रहेगा। इन सभी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। कैंसर में डिसीज फ्री स्टेट में चिकित्सा करने की जो बात है, उसमें डिसीज फ्री वास्तव में हुआ है नहीं हुआ है, कैंसर का ही रोगाधिकार चलना चाहिए और उसी के आधार पर दोष दूष्य का विवेचन होना है, या फिर अभी कैंसर मिट गया है, दोष दूष्य के आधार पर सिर्फ दोष के पंचकर्म और दूष्य के रसायन चिकित्सा से काम हो जाएगा, लेकिन बैकग्राउंड में कैंसर तो रहेगा ही। तो जो भी रसायन चिकित्सा हमें करनी है, जो भी पंचकर्म वगैरह सब करना है, उस सभी के बारे में अलगता से सोचना पड़ेगा। तो ये काफी दिक्कत वाला मामला है, सत्कार्यवाद और आरंभवाद। कौन सा वाद कहाँ पे खत्म होता है, कौन सा दूसरा शुरू होता है, और फिर भी उनका आपस में मेलजोल क्या है, इस सभी के बारे में सोचना पड़ेगा। अतएव आह सामान्यतः रोग विशेष अनपेक्षया यद वृद्धि लक्षण तत्पूर्वाध्याय दोषादि विज्ञानीय उक्तम सा च वृद्धि द्वेधा द्वाभ्याम प्रकाराभ्याम चय प्रकोप भेद चय कोप भेद है ना, तौ चय कोप वक्ष्यमाण लक्षणं तेषां वातादीनां यद्यपि वृद्धि कारणम् उक्तम तथापि अस्मिन्नाध्याये तस्या एवं वृद्धेः अवस्था विशेषेण कारण प्रदर्शनार्थम आह तत्रोष्ण इत्यादि। तत्र वृक्षादयः पंचवात गुणाः उष्णेन गुणेन विरुद्धेन युक्ता वायोश्चयन कुर्वन्ति। ये अलग चीज है। उष्णेन युक्ता वृक्षाद्याय वायोः कुर्वन्ति संचयम् शीतेन कोपम गुणास्निग्धादेश तेनैव शीतेन कोपम उष्णेन गुणा स्निग्धादेश शमम्, इस प्रकार का। तो मेरे ख्याल में उष्णम शीतल विधेयवान्य वीर्यम आचक्षते पिच, दो ही प्रकार का वीर्य बतलाया गया है। और दोष के चय और प्रकोप में वीर्य का संबंध अनिवार्य है। वो दोष के सम हो या विषम हो, उसके विपरीत इस प्रकार का हो। वात और पित्त के लिए विपरीत वाला है और कफ के लिए सम वाला है। और ये भी अजीब चीज है। और बाकी जो गुण है वो गुण वास्तव में पचय प्रकोप अवस्था बनाने वाले हैं, लेकिन उनका विपरीत गुण से संयोग होने के बाद
चय होता है और दोष के सम गुण वीर्य होने के बाद प्रकोप होता है, ऐसा थोड़ा सा है। ये थोड़ी अजीब चीज है। कफ के बारे में हम सोच सकते हैं कि स्निग्ध गुण है, और स्निग्ध शीत वगैरह वगैरह, लेकिन स्निग्ध गुरु वगैरह जो गुण है उसके साथ में अगर शीत गुण होता है तो कफ का क्षय होता है, उष्ण गुण होता है तो कफ का प्रकोप होता है, और रुक्षादि गुण उसके साथ में उष्ण गुण के साथ होते हैं तो कफ का शमन होता है, इस प्रकार का बताया है। तो शैत्य और बढ़ गया और कफ का प्रकोप हो गया, ऐसा नहीं है। उसमें उष्णता होनी है लेकिन स्निग्धादि साथ में होने हैं तो कफ का प्रकोप हो जाता है। तो इसका मतलब यह रहेगा कि दोष के क्षय या प्रकोप में वीर्य का होना अनिवार्य है। समवीर्य का होना या विपरीत वीर्य का होना, इसके आधार पर क्षय और प्रकोप अलग अलग इस प्रकार के होते हैं, और वो वातु पित्त के बारे में अलग है और कफ के बारे में अलग है। और ऋतुओं के आधार पर इसका समर्थन भलीभांति कर सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में रुक्षादि गुण है और औष्ण्य है तो उसमें वात का संचय हो जाता है, और उन्हीं रुक्षादि गुण के साथ में जब शीत गुण वर्षा ऋतु का मिल जाता है तो वर्षा में वात का प्रकोप होता है। तब तक स्निग्ध वगैरह बढ़ते रहते हैं और औष्ण्य भी बढ़ता रहता है, तो शरद ऋतु में उसका शम हो जाता है इस प्रकार। पित्त का क्षय वर्षा के शीतकाल में शुरू हो जाता है, क्योंकि जो वात को काबू में रखने के लिए उष्ण गुण वाले द्रव्यों का ये पाचन वगैरह इस प्रकार के तीक्ष्णादि गुण ये इसका इस्तेमाल उसमें होता है। लेकिन वातावरण में शैत्य होने के कारण उस समय प्रकोप नहीं होता। शरद ऋतु में औष्ण्य बढ़ जाता है तो प्रकोप हो जाता है, और हेमंत में शीत गुण प्रबलता उसकी होती है तो उसका शम, और तीक्ष्णादि गुण भी कम हो जाते हैं तो उसका शमन हो जाता है। हाँ। दोनच महत्वाचे, बाकीचे त्याला दोन गुणांची बाकी लग्न दोन वरती ते स्नेहन संबंध स्नेहन वृक्ष लग्न गृहण त्याच्यामध्ये अंतर्भाव येऊ शकते। हाँ हाँ। षड्विध उपक्रम जो बताए गए हैं, लंघन ग्रहण उसमें प्रधान है, लेकिन उसमें भी उष्ण और शीत यही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ। उसके साथ में स्निग्ध रुक्ष किस प्रकार के है, गुरु लघु किस प्रकार से है, इसके आधार पर वो उपक्रम बताए गए हैं। तो ऋतु चक्र में ये बात ज्यादा स्पष्ट है कि किन गुणों की जोड़ होने के बाद दोषों की क्षय अवस्था या प्रकोप अवस्था इस प्रकार से होती है, और उसका शमन करने के लिए क्या करना चाहिए इस प्रकार से। और आहारादिवशात् पुनः दोषादीन्यान्ति दोष सद्योपि दोषाः काले पिवानतु। तो आहारादि के हिसाब से तुरंत क्षय प्रकोप इस प्रकार से भी हो सकते हैं, काल हो या नहीं हो उसका जो भी है उसकी स्थिति में। और ये काफी टेढ़ा मामला है इस हिसाब से, क्योंकि ये जो गुणों का संबंध है वो ज्यादातर आहार के बारे में तो हम सोच सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है।
विहार में ऋतु के अनुसार वातावरण का जो है उसके बारे में सोच सकते हैं। मानस स्वभावों को अलगता से सोचना चाहिए। चिंता वात को बढ़ावा देने वाली है और वो रुक्षता निर्माण करती है। वास्तव में एक चिंता एक कर्म है, तो कर्म के आधार से तो गुण नहीं रहेगा। तो कर्म जिस द्रव्य के आधार से है उसमें ये गुण रहेगा। तो चिंता वात का विषय है। या मन का है, तो उसके आधार में वात के साथ में ये रुक्षत्व ये गुण रहेगा। और स्नेहास्यु ये च चिंतका, जो चिंतक है वो स्नेह है, इस प्रकार से बताते हैं। तो ये दोषों का जो मेल है या उसके गुणों का चयन है, कुछ गुण अगर आहार से आते हैं, कुछ विहार से आते हैं, कुछ मानस भावों से आते हैं, फिर भी वो दोष जो है वो एक है उसके बारे में। और इसका परमिटेशन कॉम्बिनेशन होकर क्षय या प्रकोप की अवस्था सुनिश्चित हो जाएगी। मानो हम एसी में बैठे हुए हैं और गरम गरम खाना खा रहे हैं और जो तीखा वाला कुछ खा रहे हैं, इस प्रकार का। तो तीक्ष्णादि गुण है और उसके साथ में विहार वाला शैत्य गुण है। या फिर ये तीखा खाना खाते हैं और ऊपर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो ये तीक्ष्णादि गुण है, उसके साथ में ये शीत गुण, इस प्रकार का वो आरोपित शैत्य है उसमें वास्तव में। तो इसके जरिए जो पित्त प्रकोप या पित्त क्षय शरीर में होगा, उस समय शायद उसका प्रकोप नहीं होगा। हम वहां से धूप में चले आए और फिर सर दुखने लगा, ऐसा हुआ, इस प्रकार से सोचो। तो वो उष्ण गुण की अपेक्षा उसकी पूरी होने के बाद प्रकोप हो गया और सर दर्द होने लगा, इस प्रकार से। तो ये आहार के तौर पर, विहार के तौर पर, मानस भावों के तौर पर गुण कैसे है, ये सब देखना पड़ेगा। और फिर कारण किस प्रकार से हुए हैं, ये भी चीज हो सकती है कि विहार के बारे में विशिष्ट स्थान में दोष प्रकोप होगा, ऐसा भी हो सकता है। आहार के जरिए तो पूरे शरीर में उसके होने की संभावना है, या कोष्ठ से आरंभ करके होने की संभावना है। लेकिन विहार के बारे में बताना मुश्किल है। और चिंता वगैरह ऐसे विषयों के बारे में सोचना और भी मुश्किल बात है। तो कारणों का भली भांति अगर हम एनालिसिस कर पाते हैं, आहारात्मक हेतु, विहारात्मक हेतु और मानस स्वभाव, इस प्रकार के, और उसका दोष के गुणों से संबंध, और फिर कितने भाव इकट्ठा हुए। जब हम केस टेकिंग लेते हैं और कारणों को ढूंढते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं, यहां से लेकर रात को कितने बजे सोते हैं, खाना कितने बजे खाते हैं, क्या क्या खाते हैं, विहार किस प्रकार का होता है, मानस भाव किस प्रकार के हैं, तो इस सभी हिस्ट्री के बाद हमारे मन में एक पिक्चर उभर आता है दोष के क्षय प्रकोप के बारे में। लक्षण जो है उसके आधार पर व्याधि के बारे में कुछ अगर बातें क्लियर होती है तो ज्यादा आसान है कि ये अम्लपित्त है, ये प्रतिष्ठा है वगैरह, ये ज्वर है, उसके आधार पर चिकित्सा करेंगे, वो एक अलग चीज रहेगी। लेकिन उसके बारे में भी प्रकार क्या है, अवस्था क्या है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन एनालिसिस करने में काफी दिक्कत है। और फिर दोष विमान, जो विमान स्थान चरकाचार्य ने बतलाया, उसका प्रमाण क्या है दोषों का। दोष प्रमाण विशेषम
अपचार विशेषण, इतना ही सूत्र है अनुमान में जो लिखा है। तो अपचार विशेष से दोष के प्रमाण को जानना चाहिए। तो उसमें काफी वेरिएबल्स है। सिर्फ दही खा रहे हैं ऐसा है तो भी दिन में खाते हैं, रात में खाते हैं, मंदक दही खाते हैं या पूरी तरह से बना दही खाते हैं, अम्ल होता है, अम्ल मधुर होता है, मधुर होता है, कितनी मात्रा में खाते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच 1 कटोरी, कितने दिन से खा रहे हैं, कितने महीने कितने बरस खा रहे हैं, और फिर दूध और दही इकट्ठा करते हैं क्या। इतने सारे सवालों के अगर हम जवाब देखेंगे तो बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाते हैं, और उसके आधार पर इसका सिर्फ दोष में कारणत्व है, व्याधि में भी कारणत्व है, दोनों में कारणत्व है, ये सोचना, और फिर उसके अंशांश विकल्पना क्या होगी, गुण कैसे होंगे, इसके बारे में सोचना, और फिर आगे चलकर उसके विपरीत में क्या चिकित्सा करनी है दोष के हिसाब से, व्याधि के हिसाब से, ये सोचना, ये सभी दिक्कत वाले मामले हैं। लेकिन सिस्टम ही अगर ऐसी बनी है तो उसमें कोई चारा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड ही है। तो जितनी गहराई में हम सोच सकेंगे उतना सोचना, और फिर उसके आधार पर चिकित्सा देना। जहां तक सफलता होती है वहां तक कोई चिंता का विषय नहीं है। सफलता नहीं होती है तो फिर हम कहाँ पे चूके ये देखने की कोशिश करना और उसको सुधारने की चेष्टा करना। तो सत्कार्यवाद, आरंभवाद, उसमें ये शीत उष्ण, ये 2 वीर्यों का प्राधान्य, बाकी गुण और ये वीर्य का एक दूसरे से संबंध, ये दोनों एक ही भाव से आ रहे हैं, केवल आहार से आ रहे हैं, कुछ विहार से आ रहे हैं, कुछ आहार से आ रहे हैं, कुछ मानस भाव से आ रहे हैं, उसमें क्रम कैसा है, दोनों साथ में लिए हैं, बाद में कुछ हुआ है, इस प्रकार का। जैसे कि मैं कहा करता हूं कि पहले जमाने में अगर गुरु पदार्थों का सेवन होता है, पंच पकवान वगैरह ऐसे खाते हैं, तो सब गुरु स्निग्ध मधुर इस प्रकार के हैं, तो जो दोष प्रकोप होगा वो कफ आम को बढ़ावा देने वाला इस प्रकार का। लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं रहती। उसके साथ में उतना ही तीखा भी रहता है, उसके साथ में उतना खट्टा भी रहता है, क्रम भी कुछ भी हो जाता है, और उसके ऊपर ठंडा पानी पीते हैं, कुछ भी करते हैं, फ्रीज वाला ठंडा पानी उसके ऊपर पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। तो ये सब उल्टी सीधी बातें हैं। वास्तव में उस द्रव्यों में भी काफी परिवर्तन आ गए हैं। चीज पनीर वगैरह ऐसे खा रहे हैं उसके साथ में। मान लो कि लोग पिज्जा खाकर आ रहे हैं, चीज वाला इस प्रकार का, उसके साथ में कोक पिया है, और फिर बाद में कॉफी भी ले लेते हैं, ऐसा कुछ है, और फिर एसी में बैठे हुए हैं, फिर बाद में धूप में आए हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसी सब स्थिति में इसके बारे में कैसे सोचे, ये अलग चीज हो जाएगी। और इनका गुणात्मक एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कितनी मात्रा में क्या चीज खाई है, ये कैसे हम करेंगे, और फिर दोष की स्थिति किस प्रकार की होगी, उससे व्याधि की निर्मित होगी नहीं होगी, किस प्रकार से होगी, उसका ये बैकग्राउंड ये भी है, अग्नि का बल कैसा है, धातुओं का बल कैसा है, इसके आधार पर रोग निर्मित होगी नहीं होगी, ये निर्भर रहेगा। तो ये सभी काफी कॉम्प्लिकेटेड है सोचने के हिसाब से। पण लक्षणं कमी झाल्यानंतर असं कुठे कळेल की मी आता व्याधीपर्यंत पोहोचलेली आहे? चिकित्सा काय करता है, व्याधि की कुछ चिकित्सा की गई,
या शायद दोष के हिसाब से पहले चिकित्सा की गई. म्हणजे आप- काही वर्षांनी पुन्हा जेव्हा तेच तेच उठाडतात तोपर्यंत आपण त्या रोगापर्यंत पोहोचलेला नाही असा अर्थ होतो का? ऐसा नहीं है निश्चित है. जो मैंने कैंसर के बारे में बात बताई थी कि डिसीज फ्री स्टेट है, वो वास्तव में डिसीज फ्री स्टेट है या नहीं है ये सोचना पड़ेगा. डॉर्मेंट स्टेज है, जैसे कि HIV में कहते हैं कि डॉर्मेंट फेज होती है HIV वायरस की, और व्यक्तता आ जाती है तो फुल ब्लोन एड्स हो जाता है, और उसकी चिकित्सा भली भांति सफल चिकित्सा होती है तो फिर डॉर्मेंट फेज में चला जाता है. उसी प्रकार दोषों में स्थित व्याधि है, अभी भी गया नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन व्यक्त रूप में नहीं है. ऐसी भी स्थिति हो सकती है, और व्याधि निकल गया है, अभी दोष के स्तर पर ही ये सब चीज है. ये सोचना पड़ेगा इसके बारे में. अभी क्या है, सज्वरा पुनरागतः ऐसा जब बताते हैं तो पुनरागतः यानी कि वो गया था और वापस आ गया, ऐसा समझेंगे, या वो सचमुच गया ही नहीं था, कहीं पे जाके अटक गया था, पूरी तरीके से गया नहीं, और इसलिए पुनरागतः इस प्रकार का पुनरुद्भव उसका हो गया. जब पुनरुद्भव हो जाता है तो उसके बारे में ये सोचना पड़ेगा कि वो पूरी तरीके से गया था या नहीं गया था. गतसूताभिधानास्यात् पुनरार्तव दर्शनात्, ये जैसा लिंग बताया गया है, या उद्गार, ये जो यस्योच्चारं विना मूत्रं सम्यक् वायुश्च गच्छति दीप्ताग्निर्लघुकोष्ठस्य स्थितस्तस्योदरामयः, व्याधि के मुक्ति के लक्षण जहाँ पे बताए गए हैं, वहां शायद हम सोच सकेंगे कि अगर वो मुक्ति के लक्षण दिख रहे हैं तो व्याधि गया है, रहा नहीं है. बाकी रोगों में यह आशंका बनी रहेगी कि वो गया है नहीं गया है. फिर भी उसकी उस अवस्था में दोषों की चिकित्सा करनी है, लेकिन व्याधि को बैकग्राउंड में रखना है. जैसे कि मैंने कहा कि रसायन चिकित्सा का इस्तेमाल करना है, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में लंग कैंसर इसको था, ये बात ध्यान में रखते हुए रसायन कौन सा इस्तेमाल करना है, वर्धमान पुष्प देना है, च्यवनप्राश देना है, या फिर नरसिंह रसायन का इस्तेमाल करना है, वगैरह वगैरह जो है वो करना पड़ेगा. तो फिर आयुर्वेद को भली भांति समझना, दोष और व्याधि इनका परस्पर संबंध भली भांति समझ में आना काफी मुश्किल काम है. और जैसे मैंने कहा कि ये 3 स्तर है, इसमें आहार एक स्तर है, विहार एक स्तर है, मानस भाव एक स्तर है, ये मेजर है. और फिर पूर्व जन्म पूर्व कर्म, या और एक अलग चीज होगी कि इसके बारे में कैसे हम सोचे, पूर्व कर्म के बारे में वगैरह वगैरह. असं आहे ना, दोष प्रत्यनिक और व्याधी प्रत्यनिक हा चार्जिंग करत नाहीये का, काय करत नाही. कि दोष प्रत्यनिक, व्याधि प्रत्यनिक और उभय प्रत्यनिक, ऐसे 3 प्रकार की चिकित्सा है. तो अजीर्ण के बारे में जब बताया तो उसमें बताते हैं कि शांतिराम विकाराणां भवते त्वपतर्पणात् त्रिविधं त्रिविधे दोषे तत्समीक्ष प्रयोजे तत्राल्पे लंघनं पथ्यं मध्ये लंघन पाचनं प्रभुते शोधनं तद्धि मूलात् उन्मूलयन् मनान् एवमन्यान् अपि व्याधिन् स्वनिदान विपर्यात् चिकित्सेत्. स्वनिदान विपरीत, हेतु विपरीत चिकित्सा पहले करनी चाहिए. अनुबंध हेतु, अनुबंध होने पर अगर हेतु विपरीत चिकित्सा से पूरी बात बनी नहीं, दो रोग का पूरी तरीके से
निर्धारण हुआ नहीं, तो सती हेतु विपर्य त्यक्त्वा यथायथम वैद्य युंजात व्याधि विपर्य, तो हेतु विपरीत चिकित्सा को छोड़ देना है और व्याधि विपरीत चिकित्सा को लेना है हाथ में। हेतुओं में भी दो प्रकार के विचार हम कर सकते हैं, बाह्य और आभ्यंतर हेतु। तो बाह्य हेतु दही सेवन हुआ है, आतप सेवन हुआ है वगैरह वगैरह, या चिंता है, उसके विपरीत चिकित्सा होनी है, ये एक चीज हो सकती है। या फिर आभ्यंतर हेतु जो है, कफ का प्रकोप है, पित्त का प्रकोप है वगैरह वगैरह, या विशिष्ट दूष्य है, तो उसके विपरीत चिकित्सा होनी है। और उससे बात अगर बनती नहीं है हेतु विपरीत चिकित्सा से, तो ये बंद करके व्याधि विपरीत चिकित्सा देनी है, ऐसा ग्रंथों का निर्देश है। और कहीं जगह हेतु विपरीत है, व्याधि विपरीत दोनों की चिकित्सा की जाती है। ये माधव साने का जो था, माधव साने वो अग्र संग्रह का बहुत इस्तेमाल करते थे, तो व्याधि विपरीत चिकित्सा ही करते थे सीधी, डायरेक्टली। कोई भी मरीज किसी भी अवस्था में आए तो महेश धातु निषेध, तो इसका इस्तेमाल करना है इस प्रकार से। तो व्याधि विपरीत चिकित्सा से क्या होता है कि व्याधि के लक्षण मिट जाते हैं। व्याधि पूरी तरीके से जाएगा नहीं जाएगा, ये उत्पादन सामग्री उसकी किस प्रकार से है उसके ऊपर निर्भर रहेगा। परहेज अगर बताते हैं, पालते हैं, तो ठीक है। उनकी आयुर्वेद की जीपी थी बहुत सारे मरीज रहते थे और 1-2 मिनटों में करते थे। पय वैद्य, खड़ी वाले वैद्य करते हैं प्रैक्टिस, 1 मिनट में 1 मरीज होता है उनका और सब व्याधि विपरीत चिकित्सा ही है। उनके कुछ फॉर्मूले हैं कि इस प्रकार का रोग है, ये लक्षण है, ये दवा देनी है, आरोग्यवर्धिनी देनी है, 4 गोली सुबह शाम पास। और बहुत सारे मरीज उसमें बैठ जाते हैं तो सोचने का कोई मतलब नहीं है उसमें। जो छूटते हैं वो परवाह नहीं करते उनकी कि ठीक है छूट गए, इतने आते रहते हैं कि छूटने वाले हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन ये सब व्याधि विपरीत चिकित्सा का ब्यौरा है। वास्तव में व्याधि विपरीत चिकित्सा बाद में होनी है, पहले हेतु विपरीत होनी है। और वो बाह्य हेतु ही हो या अभ्यंतर हेतु इस प्रकार के हो, उनके आधार पर ये चिकित्सा होनी चाहिए। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए निदान का वैशिष्ट्य क्या रहेगा, चिकित्सा का वैशिष्ट्य कैसे रहेगा, और पहले किस चिकित्सा का अवलंब करना है, बाद में किस चिकित्सा का अवलंब करना है, ये सब सोचना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने कहा, ये काफी सभी दिक्कत वाली बातें हैं। फिर भी परिस्थिति तो ऐसी ही रहेगी। इसलिए त्रिविध शिष्य बुद्धि ही तो ये बताते हैं कि जो सब सूक्ष्माणि ही दोषादीनाम अवस्थांतराणि यानी अनालोच्यमानानि विहन्युः आतुरम् आलोच्यमानानि पुनः विमल विपुल बुद्धेरपि बुद्धिमाकुली कुर्युः। अगर इन सभी भावों को देखने चलते हैं तो विमल विपुल बुद्धि भी है तो वो भी आकुलित हो जाती है। कैसे करेंगे ये? ये भी खाया है, वो भी खाया है, मानस भाव भी है, आनुवंशिकता भी है, व्यसन भी है, सभी चीजों के बावजूद इसमें मार्ग क्या निकालना है? मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेस्ड है वगैरह वगैरह। अभी फिलहाल जो कैंसर के मरीज आते हैं, अंतिम अवस्था में आते हैं, ये सभी कारण उनमें मौजूद है। और संकरित धान्य भी है, पेस्टिसाइड भी है, वो उनका भी विचार करना है। इसने क्या खाया है, उसने क्या सोचा है, तंबाकू का इस्तेमाल किया है, इन सभी चीजों को सोचना है। यह अवस्था है। होता है नहीं है। तस्य लक्षण विकारोपशमः, स्वास्थ्य के बारे में जो चरक ने बात बताई है विमान स्थान में 8वें अध्याय, रुकुपशमनम, बलवर्ण योग वगैरह वगैरह जो बातें वहां पे बताई गई है, उनके आधार पर कह सकते हैं कुछ हद तक
इस प्रकार से। तो शायद इन सभी के बारे में सोचना पड़ेगा। और अहम चीज इसमें रहेगी कि शीत और उष्ण क्या क्या चीजें हैं, ये देखना है। और बाकी गुरुवादि गुण जो है वो क्या क्या है और उसका मेल कैसा है, उसमें क्रम कैसा है, इसका अगर भली भांति पता चल जाए तो शायद हम संप्राप्ति के बारे में अच्छी तरीके से सोच सकेंगे। यस्यात् दोष विकल्पज्ञः स्याच्च रस विकल्पज्ञः स्याच्च दोष विकल्पवित् तसमुह्यद् विकाराणाम हेतु लिंगोपशांतिषु। ये कितना मुश्किल है रस विकल्पज्ञ होना और उसके पहले दोष विकल्पज्ञ होना। क्योंकि दोष का प्रकोप किन किन कारणों से कैसे कैसे हुआ है, कितनी मात्रा में हुआ है, ये सब अगर भली भांति सोच सकते हैं तो शायद हमें कुछ पता चले। और फिर व्याधि की निर्मिति कैसी हुई है, उसकी अवस्था क्या है, उसके प्रकार क्या है, साध्य साध्य उसी प्रकार का है, और फिर उस अवस्था में हम क्या क्या कर सकते हैं, दिशा कौन सी रहेगी, इस सभी के बारे में ये सब सोचना पड़ेगा। और ये काफी सभी बातें दिक्कत वाली ज्यादा है। तो पंचवातगुणा उष्णेन गुणेन विरुद्धेन युक्ता वायोः चयं कुर्वन्ति उष्णस्य विरुद्धत्वान्न कोपम त एव वृक्षादयः उष्णाभावे शीतगुण संयोगे च सति सदृशत्वाद् वायोः कोपं कुर्वन्ति एतेषामेव च वृक्षादीनां षण्णां गुणानां विपरीताः स्निग्धादयः तस्यैव वायोः प्रशमः अनया एव दिशा पित्तश्लेष्मणः उत्तरग्रन्थः स्वगुणान्वयेन एव व्याख्येयः। श्लेष्मणस्तु अयं विशेषः यत् शीतेन सदृशेनापि स्निग्धादिगुणयुक्तेन श्लेष्मणास्त्यानत्वात् चय एव भवति विपरीतेनापि उष्णगुणेन विलयनात् उष्णेन विलायनात् कोपः स एव उष्णो यदा वृक्षादिभिः संयुक्तो भवति तदा तस्यैव प्रशमनं करोति। तो ये कफ की विशेषता इस प्रकार की है कि उसका चय स्निग्धादि गुण के साथ शीत गुण होने से चय होता है और उष्ण गुण से प्रशमन होने के बजाय प्रकोप हो जाता है। वो वही स्थिति वसंत ऋतु में दिखाई देती है कि उष्ण गुण बढ़ने लगता है, और ग्रीष्म में उष्ण गुण ज्यादा बढ़ जाता है, रौक्ष भी बढ़ जाता है, तो उसका प्रशमन हो जाता है। इस प्रकार का प्रत्यंक्षयते श्लेष्मतेन वायुश्च वर्धते, और वो वायु को बढ़ावा देने के लिए क्षय करने के लिए कारण हो जाता है इस प्रकार से। तो ऋतुओं में बात ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन बाकी चीजों में आहार आदि वशात जब हम विचार करते हैं तो ये काफी टेढ़ी बात हो जाती है। और ये कितने देर तक इस प्रकार का हेतु सेवन चालू है, ये सभी चीजें भी देखनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये काफी मुश्किल काम इस प्रकार का है, और फिर भी ये तो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई इसमें चारा है नहीं। तो अगर कुछ सवाल है तो पूछे। बुधवार को मिलते हैं, शुक्रवार को मैं प्लेन में हूँगा, तो कोई उम्मीद नहीं है शुक्रवार को लेक्चर होने की क्योंकि सुबह 6 बजे की फ्लाइट है, तो मैं प्लेन में ही रहूंगा। तो अगले सोमवार को फिर से लेक्चर होगा, लेकिन बुधवार तो होगा, अभी परसों होगा लेकिन आगे के शुक्रवार का नहीं होगा। तो अगर कोई सवाल नहीं है तो यहाँ पे रुकते हैं। हेलो,
तो फुल है। हेलो ओके। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ये लेक्चर्स अभी वेबसाइट में भी उपलब्ध होते हैं विलोप की, और दिन में अगर जिनका मिस हो गया हो वो दिन में वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं सुन सकते हैं। तो विलोप से संपर्क करें, ये तो ठीक होगा। और रविवार का लेक्चर जो है वो अभी रविवार को तो नहीं होगा, लेकिन कैंसर के बारे में जो लेक्चर कल हुआ था ये चालू रहेगा। वो थोड़ा ट्रायल जैसा है, मई महीने से लेकर ये पूरे तरीके से शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी कंसेप्ट समझने के हिसाब से अभी भी ज्वाइन होते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। ठीक है परसों मिलते हैं। गुड बाय। ते काय